हेलो एवरीवन। मैं आज आप सबके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू पर डिस्कस करना चाहूंगा और वह है यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा युद्ध। आप सोच रहे होंगे ये रशिया और यूक्रेन एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों बन गए हैं। मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और साथ में प्रेजेंट में जो हो रहा है और उसके कंसिक्वेंसेस के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं स्टोरी शुरू करूंगा अपनी सोवियत एरा से। सोवियत एरा के समय रशिया और यूक्रेन एक ही यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे। सोवियत यूनियन में रशिया और उसके जो 15 नेबरिंग कंट्रीज हैं वो हिस्सा हुआ करते थे। व्लादिमीर लेनिन के समय ही सोवियत यूनियन का गठन हो गया था 1922 में और 1991 तक सोवियत यूनियन का अस्तित्व कायम रहा। मिखाइल गोर्बाचोव के समय ही सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था, जिससे रशिया और उसके पड़ोसी 15 देश आजाद हो गए थे। उन्हीं में से यूक्रेन भी एक देश था। 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम साइन हुआ था, जिसके तहत रशिया, यूएसए और यूके को यूक्रेन की स्वायत्तता को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया और यूक्रेन को अपना न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर एबॉलिश करना पड़ा। यानी यूक्रेन परमाणु हथियार नहीं रख सकता था। यह संधि हुई थी, लेकिन रशिया, यूके और यूएसए को उसकी सोवरेनिटी का ख्याल रखना था और उसके ऊपर कोई इन्वेजन नहीं कर सकते थे इस बुडापेस्ट मेमोरेंडम के तहत। रशिया और यूक्रेन, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि करीब करीब एक ही जैसा कल्चर है दोनों का, एक जैसी भाषा है दोनों की। क्योंकि जो ईस्टर्न यूरोप है वो एक तरह से स्लाविक बेल्ट है, जैसे पोलैंड हो गया, यूक्रेन हो गया, और सेंट्रल यूरोप भी काफी तक ईस्टर्न यूरोप जैसा ही है। लेकिन क्या हुआ, शुरू में वहां पे माइनॉरिटी स्पीकिंग कम्युनिटी है जो रशियंस की, उनका राज रहा। इस वजह से जो मेजोरिटी में रहने वाले यूक्रेनियन लोग थे उनको थोड़ा सा बुरा लगा कि ये हम तो मेजोरिटी में है, फिर भी हम लोगों को क्यों नहीं पावर मिली। यह इशू भी किसी तरह सॉल्व हो गया। लेकिन 2004 में क्या हुआ कि विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के प्रेसिडेंट बन गए, पर सुप्रीम कोर्ट ने उन पर धांधली के आरोप लगाए कि यानुकोविच ने धांधली से चुनाव जीता था। तो यूक्रेन में उनके खिलाफ तो प्रोटेस्ट शुरू हो गए कि यानुकोविच हटो, यानुकोविच हटो। और जो विक्टर याकोशेंको थे, जो उनके ऑपोजिशन के थे, उन्होंने रशिया पर आरोप लगाया था कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया है। यानुकोविच चलो किसी तरह हटा दिए गए। फिर आते हम 2013। यहां पर भी यूक्रेन में एक बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ था, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूरोमेदान प्रोटेस्ट्स हुए थे। विक्टर यानुकोविच तब भी प्रेसिडेंट थे, दोबारा बन गए थे विक्टर यानुकोविच। ये चीज ध्यान रखिए, यानुकोविच का झुकाव शुरू से ही रशिया की तरफ रहा है। वो मानते हैं कि रशिया के साथ रहना ही एक अच्छा ऑप्शन है। वे वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ नहीं रखते थे अपना झुकाव। वो मानते थे कि रशिया से ही फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, रशिया के साथ ही अलायंस एक फायदे का सौदा है। लेकिन यानुकोविच की गवर्नमेंट के खिलाफ करप्शन के चार्जेस लग गए, अनएम्प्लॉयमेंट के भी चार्जेस लगे। यानुकोविच को मजबूरन अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और रशिया में शरण लेनी पड़ी। इस कदम से रशिया गुस्सा हो गया, क्योंकि यानुकोविच वाज अ रशिया सपोर्टर। तो रशिया ने क्या किया, यूक्रेन पे हमला कर दिया और क्रीमिया प्रांत पे अपना कब्जा कर लिया। क्रीमिया लेकिन आज भी वर्ल्ड लेवल पे यूक्रेन का हिस्सा माना जाता है, लेकिन कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन किसका हो रहा है वहां पे, रशिया का हो रहा है। यहीं से जो आज की कॉन्फ्लिक्ट है उसके बीज पड़ गए थे। यानी 2022 का बीज 2013-14 में ही बो दिया गया था। और जो प्रोटेस्टर्स थे उनको सपोर्ट था यूएसए और ब्रिटेन का। वेस्टर्न कंट्रीज का उन्हें ओपन सपोर्ट था प्रोटेस्टर्स को। लेकिन लड़ाई का कारण सिर्फ ये नहीं है। रशिया को रहता है कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाता है
तो रशिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। उसको लगता है कि नाटो उसके दरवाजे पर ही दस्तक दे देगा, और यूक्रेन चाहता है कि वह नेटो में जाए। नेटो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अमेरिका और उसके एलाइज की जो आर्म फोर्सेस होती हैं, उनकी जो यूनिट्स को कॉन्स्टिट्यूट करके बनाई गई ट्रीटी है, उसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यानी कि नाटो। यूक्रेन चाहता है कि नाटो में जाओ, क्योंकि जो वहां के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनका झुकाव प्रो यूएस है। वो रशिया फ्रेंडली नहीं है यांकोविच की तरह। उनका मानना था कि नाटो में जाइए तो फायदा होगा आपका। जबकि व्लादिमीर पुतिन ये कभी नहीं चाहते थे कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने। यहां तक कि रशिया ने तो काफी पहले ये एश्योरेंस मांगी थी नाटो से कि वो उन्हें रिटर्न में एश्योरेंस दे कि वह ईस्टर्न यूरोप में एक्सपेंड नहीं करेगा। 2021 में क्या हुआ कि जुलाई में उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश करवाया था व्लादिमीर पुतिन ने। उसमें उन्होंने कहा था कि रशिया और यूक्रेन एक ही संस्कृति है, एक ही देश है, एक ही जाति के लोग हैं रशियंस और यूक्रेनियंस। इस आर्टिकल की भी बहुत क्रिटिसिज्म हुई थी, स्पेशली इन वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप के बहुत सारे विद्वानों ने माना था कि व्लादिमीर पुतिन का यह आर्टिकल कॉलोनियलिज्म को बढ़ावा देता है, और कई ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ये आरोप लगाते हैं रशिया पर कि रशिया वहां पर अपना विस्तारवादी एजेंडा चलाना चाहता है चाइना की तरह। और व्लादिमीर पुतिन पे भी एलिगेशंस लगते हैं कि वे वापस सोवियत यूनियन को कायम करना चाहते हैं, कि वे वापस से सॉवरेनिटी लेना चाहते हैं। जो स्टेट्स इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गए थे 1991 में गोर्बाचोव एरा के दौरान, पुतिन उनको वापस रशिया में मर्ज करना चाहते हैं। और जो आज हो रहा है 2021-2022 में, 2022 अब सन, वैसे 2021 में इस कन्फ्लिक्ट के बीज पड़ गए थे, टू बी ऑनेस्ट मैं कहूं, जो 2022 में एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। और जो 2021-2022 का मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि 2013-14 में ही इसकी शुरुआत हो गई थी। हालांकि मिन्स्क एग्रीमेंट भी हुआ था 2014 और 2015 में, जो कि साइन किया गया था रशिया और यूक्रेन के बीच। अब तो व्लादिमीर पुतिन ने इसको भी डिनाई कर दिया है। मैं ये कहना चाहूंगा जो ये वॉर है ये दो व्लादिमीरों के बीच में हो रहा है। एक व्लादिमीर है ज़ेलेंस्की और एक व्लादिमीर है पुतिन। अब आप सोच रहे हो यहां किसकी गलती है? दरअसल गलती दोनों की ही है। यूएस और नाटो भी कोई दूध का धुला नहीं है इस मामले में। यूएसए ने भी तो नाटो को एक्सटेंड किया ईस्टर्न यूरोप में और सेंट्रल यूरोप में। उसे भी रशिया की कंसिडरेशंस का ध्यान रखना चाहिए था कि रशिया को था कि ये खतरा पैदा होगा नेटो की तैनाती से यूक्रेन में और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में। लेकिन रशिया भी गलत है। जो व्लादिमीर पुतिन है, पुतिन का विस्तारवादी एजेंडा ही अपने आप में खतरनाक है। जिस तरह चाइना का एजेंडा है शी जिनपिंग का, वही एजेंडा पुतिन फॉलो करना चाहते हैं। और व्लादिमीर पुतिन सभी जानते हैं कि उनके अंदर कहीं ना कहीं रहता है कि सोवियत कायम की जाए। बहुत से जो हार्ड लाइनर नेशनलिस्ट हैं रशिया में, वो गोर्बाचोव को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मानते हैं कि गोर्बाचोव की वजह से रशिया के 15 टुकड़े हुए। यानी कि वो अखंड रूस की विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं पुतिन। अब व्लादिमीर पुतिन को बहुत से लोग कह रहे हैं कि पुतिन इज एलाई ऑफ इंडिया, तो हमें पुतिन की शॉर्टकमिंग्स को इग्नोर करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं मानता। जो यूक्रेन को परमाणु हमले की धमकी दिया व्लादिमीर पुतिन ने, वो गलत है, अमानवीय धमकी है और इसको कंडेम्न करा जाना चाहिए। अगर वॉर करना ही है तो वॉर के जो रूल्स हैं, एथिक्स हैं, उनका इस्तेमाल करके किया जाए। अब जो यूक्रेन के ज़ेलेंस्की है वो भी थोड़ी समझदारी दिखा सकते थे। जब उन्हें कहा कि नेटो में नहीं जाना तो नेटो को थोड़ा डिले कर सकते थे। अमेरिका को भी इतना फोर्स नहीं करना चाहिए कि नेटो ईस्टर्न यूरोप में जाए। और रशिया में जो पुतिन है वो अपने ये जो सोवियत कायम करने वाला जो एजेंडा है, जो अपनी इररेडेंटिस्ट आइडियोलॉजी है, इसको पॉलिटिकल टर्म्स में ये कहा जाता है कि उन्हें भी अपनी आइडियोलॉजी को दबा देना चाहिए और मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ बढ़ना चाहिए। क्योंकि व्लादिमीर पुतिन
अब भी उस 1991 की खुमारी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। असल बात तो ये है, वो अब भी मानते हैं कि मैं एक सुपर पावर हूं, रशिया बहुत बड़ी सुपर पावर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब यूएस से भी कोई इतना खास प्रभाव कर रहा है नहीं है। हमने देख लिया तालिबान ने जब ऑक्यूपाई किया था अफगानिस्तान को पिछले साल, तो रशिया अमेरिका किस तरह अपने आर्म्स छोड़ गया वहां पर। कहीं ना कहीं गलती दोनों ही फ्रंट्स की है। ना पुतिन पूरी तरह सही है, ना नेटो पूरी तरह सही है, ना ही बाइडेन पूरी तरह सही है। गलती दोनों की है। अब जेलेंस्की को भी थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए, लेकिन जो जेलेंस्की है, इनकी एक बात तो माननी पड़ेगी, इतना नुकसान होकर भी झुकने को तैयार नहीं है पुतिन के आगे। वो अब भी कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे जब तक हमारे शरीर में खून का एक भी कतरा बचा होगा। ये देखिए जज्बा जेलेंस्की का और यूक्रेन के लोगों का, जो वेपन्स लेके रशियन आर्मी से फाइट करने को तैयार हैं। पुतिन किसी देश की सोवरेनिटी को नहीं छीन सकते हैं। रशिया पे जो सैंक्शंस लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है। जैसे पैरालंपिक कमेटी में भी मैंने पढ़ा है कि रशिया और बेलारूस जो उसको असिस्ट कर रहा है यूक्रेन पर हमला करने के लिए, वो अपने झंडे तले ओलंपिक्स नहीं खेल पाएंगे और ना इनको मेडल टैली में शामिल किया जाएगा। और शूटिंग फेडरेशन ने भी अनाउंस कर दिया कि रशिया को किसी भी शूटिंग इवेंट में शामिल नहीं किया जाएगा, जो बेहद ही सही डिसीजन है। लेकिन यूक्रेन के जो फौजियां वो भी गलत काम कर रहे हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स की जो पिटाई हो रही है पोलैंड बॉर्डर पर, वो भी गलत है। यूक्रेन के फौजियों को देखना चाहिए कि उनकी लड़ाई रशिया से है, किसी इंडियन से नहीं है। यूक्रेन भी गलत कर रहा है। जेलेंस्की को इसको भी कंडेम करना चाहिए कि वे इंडियन स्टूडेंट्स को ना मारे उनकी आर्मी। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि यूक्रेन ने सपोर्ट नहीं किया इंडिया का कई इश्यूज पर, सोशल मीडिया पर कहते हैं यूक्रेन प्रो पाकिस्तानी है। चलो अगर आपकी बात मान भी ली जाती है एक बार, मैंने इस बारे में कोई खास रिसर्च नहीं करी है, इसलिए मैं इस पर बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। लेकिन चलो अगर आपकी सर्च करते हैं यूक्रेन ने पाकिस्तान का साथ दिया कई इश्यूज पे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यूक्रेन पे हमला कर दिया जाएगा, यूक्रेन पे परमाणु बम से हमला करेंगे। अगर वॉर करना ही है तो गन से करें या बॉम्ब से करें। ये न्यूक्लियर बम और एटम बम का कोई स्थान नहीं है इसमें। यूक्रेन में हमारे इंडियन स्टूडेंट्स भी फंसे हैं बहुत सारे, उनको भी निकाला जाना चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि उनकी भी जान खतरे में। मैं तो यही कहता हूं, यूक्रेन और रशिया जो हमारे एमबीबीएस पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको निकाला जाना चाहिए। यूक्रेन की आर्मी को भी कंडेम करता हूं मैं रेसिज्म प्रैक्टिस करने के लिए इस क्रूशियल मूवमेंट में। वे क्या कर रहे हैं, यूरोपियन स्टूडेंट्स को तो पहले चढ़ने दे रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स को ट्रेन्स पर नहीं चढ़ने दे रहे हैं। यूक्रेन की इस हरकत पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए यूएन में। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है, चाहे कोई भी जीते, डिस्ट्रक्शन दोनों तरफ ही होगा, फैमिलीज दोनों तरफ ही जाएगी। और जो इंडिया ने वोट करने से एब्सटेन करा है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में मैं कहता हूं सही है, क्योंकि रशिया से हमारी आर्म्स डील भी होती है और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि चाइना को काउंटर करने में रशिया काम आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर रशिया एटॉमिक हमले की धमकी देता है या दादागिरी दिखाता है ईस्टर्न यूरोप पे, वो भी जस्टिफाइड नहीं है। और व्लादिमीर पुतिन को भी सोचना चाहिए कि भले ही वो जंग जीत जाएंगे, लेकिन नुकसान रशिया का भी होगा और यूक्रेन का भी होगा। थैंक यू।